अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवल रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। दोपहर के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। यूसुफ सुल्तान को अस्पताल छोड़कर शम्स सुल्तान मुतगैर होती रंगत के साथ फहीम मिर्ज़ा के ऑफिस आया था। रिसेप्शन डेस्क पे बैठी लड़की ने उनको रोकने की कोशिश की थी, जिसे वो बहुत बुरी तरह झिड़क आए थे। सुबह से हर न्यूज़ चैनल पे एक ही वीडियो चल रही थी। मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हूँ। शम्स ने कुछ देर कबल ही वो वीडियो देखी थी, जो कि उनके हवास मुअत्तल करने को काफ़ी ठहरी थी। वहीं मिर्जा के ऑफिस का दरवाजा एक धार से खोलते वो अंदर दाखिल हुए थे। सामने ही पावर सीट पे फहीम बैठे थे। दीवार के साथ रखे सोफे पे नूह बैठा था। उस शहाना दर्ज के ऑफिस में एसी की कूलिंग के बावजूद अजीब हब्स और घुटन थी। नूह गैर आरामदेह था, जबकि फहीम की रंगत बेतरह उड़ी हुई थी। वो सख्त परेशान थे। शम्स को इस तरह आते देखकर उनके चेहरे पे जरा देर को सुकून आया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कौन सी सलाम थी, कौन सा मुसाफिया, उस वक्त उनको जान के लाले पड़े हुए थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर शम्स के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए थे। ये सब क्या है शम्स? तुम्हारे भाई ने किसी को कत्ल कर दिया है और तुम उसकी प्रॉपर्टी आज मुझे बेचने वाले थे। तुम मुझे सब में फंसाना चाहते हो। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या क्रिमिनल? मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ। मैं कत्ल, गुंडागर्दी इन सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ा। मुझे इस सारे मस से निकालो। समझ आई तुम्हें? वो उनकी आंखों में देखते चबा चबा कर कह रहे थे। शम्स ने एक नापसंदीदा नज़र उन पर डाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मैंने बनाई है? तुम अपने फंसने की बात कर रहे हो? तुम सिर्फ खरीदार हो। इस प्रॉपर्टी को मैं बेच रहा हूँ। क्या मैं नहीं फंसूंगा? क्या मैं आज़ाद रहूंगा? तुम पे शक जाने से पहले मुझ पे शक जाएगा। अगर मैं शम्स सुल्तान ना होता तो अब तक पुलिस मुझे अपने घर से उठा कर ले जा चुकी होती। जब से वीडियो वायरल हुई है, एएसपी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। फोन कर करके वो कहता है या तो आकर एफआईआर कटवाओ, या फिर मजबूरन वो लोग मुझे थाने ले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला शक मुझ पे आता है। अब मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे। कम से कम 3 माह तक हेवन का नाम भी अपनी जबान में मत लाना। तब तक मैं ये सब कुछ फिक्स कर लूंगा। वो उनके करीब खड़े खड़े दबा दबा घुरा रहे थे। फहीम के कंधे ढीले पड़े थे। तुम क्या करने वाले हो? वो सख्त मुस्तरफ थे। नूर खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। क्या इन फिरौनों के लिए कोई मुंह से नहीं आएगा? शम्स ने गहरी सांस ली थी। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और अपनी पोजीशन क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं अस्पताल और उसके अमले पे एफआईआर कटवाऊंगा। उस डॉक्टर अब्दुल हफीज को गिरफ्तार करवाऊंगा और अपने भाई के कातिल को ढूंढने की नाकाम कोशिश करूंगा। तकरीबन 1 माह बाद मैं कोई ऐसा आदमी ले आऊंगा जो मेरे भाई के कत्ल का एतराफ कर लेगा। हाँ, वो आदमी पागल होगा ना? क्यों करेगा वो ऐसा? ये भी बता दो जरा। फहीम ने उनको बीच में टोका था। शम्स ऐसे हालात में मुस्कुराए थे। शायद तुम भूल रहे हो, मेरा भाई जज था। उसने कई हजार फैसले सुनाए थे। उनमें से कोई फैसला गलत भी हो सकता है, और उसके गलत फैसले से किसी की जिंदगी भी तबाह हो सकती है। और जिसकी जिंदगी तबाह होती है वो किसी की जिंदगी छीन भी सकता है। बस यही करना होगा मुझे। एक किराए का आदमी आएगा और वो कबूल करेगा कि उसने मेरे भाई को कत्ल किया, क्योंकि मेरे भाई ने उसके केस का गलत फैसला सुनाया था। लेकिन इस काम के लिए वक्त चाहिए मुझे। उसके इस सारे केस के सारे केसेस देखने होंगे और उन सब में से एक आदमी का इंतखाब करना होगा। बोलते बोलते वो रुके थे। एक नज़र फहीम के परेशान चेहरे को देखा था, फिर उनके करीब जाकर अपने दोनों हाथ उनके कंधे पे रखे थे। मैं हम दोनों को इसमें से निकाल लूंगा। मैं सब कुछ फिक्स कर लूंगा। हम दोनों पार्टनर्स हैं। तुम्हारे मसाइल मेरे मसाइल हैं, मेरे मसाइल तुम्हारे मसाइल हैं। हल मैं निकालूं या तुम, फर्क नहीं पड़ता। बस तुमने परेशान नहीं होना, ओके? फहीम अब भी गैर आरामदेह थे। तुम ऐसा करो, अपनी भतीजी को भी साथ ले जाओ कॉन्फ्रेंस में। इससे तुम्हारी पोजीशन क्लियर होगी। तुम्हारे ताल्लुकात उससे अच्छे तो है ना? आखिर में उन्होंने सवाली नजरों से शम्स को देखा था। शम्स की आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई थीं। मैं उसे साथ ले जाऊंगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, उसके अगवा का मुकदमा भी दायर कर देता हूँ। क्या पता वो सच ही कह रही हो। वो सोचते हुए कह रहे थे, जबकि उनकी इस बात पे फहीम मिर्जा के चेहरे का रंग एकदम बदला था। नूह ने बेजारी से पहलू बदला था। यानी तुम मुझ पे मुकदमा करोगे? वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोले थे। शम्स ने अचंभे से उनको देखा था, जबकि फहीम उसी ठंडे लहजे में कह गए, तुमने कहा हम पार्टनर्स हैं, मेरे मसाइल तुम्हारे मसाइल हैं, लेकिन मैं इस डील में इजाफा कर देता हूँ।
अब से मेरे राज तुम्हारे राज हैं, मेरे जराइम तुम्हारे जराइम हैं, मेरे गुनाह तुम्हारे गुनाह हैं। तुम्हारी भतीजी को उसकी शादी की रात मेरे भांजे ने अगवा किया था। मैंने और तुम्हारी बीवी ने डील की थी। मुझे बस उसकी शादी की रात उसे घर नहीं पहुंचने देना था, और मुझे उसके बदले हेवन मिल जाता। मैंने मान लिया, लेकिन मेरा हाथ बस यहीं तक था। वो एएसपी उमर हयात उस सब में कब और कैसे शामिल हुआ मैं नहीं जानता। अब मेरा राज, मेरा गुनाह और मेरा जुर्म जुर्म तुम्हारी याददाश्त में महफूज रहना चाहिए शम्स, क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं। वो शम्स की आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कह रहा था, जबकि शम्स सुल्तान के कांटों तो लहू नहीं बदन में, उनके जिस्म का सारा खून निचुड़ गया था। उनकी रंगत मुतगय्यर हो गई थी। तुमने मेरी भतीजी को, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो हमारे शौक के हकलाने लगे थे, और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने फहीम का गिरबान पकड़ लिया था। शौक की जगह गुस्से ने ले ली थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला। तुमने मेरी मासूम भतीजी की इज्जत खराब कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? वो बुरी तरह घुरा रहे थे। नूह फौरन अपनी जगह से उठा था और उन दोनों के दरमियान बीच बचाव करने लग गया। बड़ी मुश्किल से उसने शम्स को फहीम से दूर किया था। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपने बेटे और भांजे को भेजकर मेरी भतीजी को अगवा करवाया। जब मैं तुम्हें एक बार कह चुका था, जब मैंने कहा था हेवन तुम्हें मिल जाएगा, तुमने क्यों किया ऐसा? वो मासूम थी। ओ खुदाया, उसने अपने हक में कितनी सफाइयां दी थी। तुम्हारे बेटे और भांजे ने मिलकर उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो बेबसी भरे गुस्से से बुलंद आवाज में चिल्ला रहे थे। फहीम मिर्जा नापसंदीदा नजरों से उसको देखे गए। मेरे बेटे का नाम मत लो, वो इस सब का हिस्सा नहीं था। उन्होंने शम्स को टोका था। बकवास बंद करो, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए थे। मैंने खुद हाले की शादी की रात तुम्हारे बेटे को नूह के साथ गाड़ी में देखा था। जब मैं अपनी भतीजी को ढूंढ रहा था, तब तुम्हारा बेटा और भांजा दोनों साथ थे। वो दोनों मुझसे मिले थे। मेरी भतीजी के मिल जाने के लिए नेक तमन्नाएं दे रहे थे। मुझे डॉज देने की कोशिश मत करो। अपने बेटे को मत ढको। उसकी घटिया अमाल मत छुपाओ। वो अब चिल्ला नहीं रहे थे, लेकिन उनके लहजे में गुस्सा वाज़ेह था। वहीं ने शाकी नजरों से नूह को देखा था, जैसे कह रहे हों, कह दो ये झूठ है। नूह ने शिकस्तगी से सर झुका दिया था। उसका सर झुकाना शम्स के तमाम इल्जामात की तायद कर गया था। शम्स अभी कुछ और कहते कि उनके जेब में मोबाइल थरथराया। पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा तो डीआईजी कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए। माथे को हाथ से मसलते हुए उन्होंने मोबाइल कान से लगाया था और बाहर निकल गए थे। जाने से पहले वो नजरों ही नजरों में मैं तुम्हें देख लूंगा कहना नहीं भूले थे। उनके जाते ही फहीम जैसे हवास में आए थे। वो नूह की जाने मुड़े थे। जिस दरवाजे से शम्स गए थे वो आज खुला था। उस आज खुले दरवाजे में नीली सिल्क शर्ट पहने, बाल जल से जमाए एक खुश शक्ल सा नौजवान आकर खड़ा हुआ। अभी वो अंदर दाखिल होता कि अंदर से आती आवाजों पे ठटक कर रुका। तुमने याकूत को अपने साथ शामिल किया? उनकी आवाज में बेयकीनी थी। तुम मेरे बेटे को, तुम उसे उस सब में कैसे घसीट सकते हो? तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? तुमने मुझसे पूछे बगैर ये कदम उठाया कैसे? तुमने मेरे बेटे को एक्सप्लॉइट किया। वो नूह के सर पे खड़े बुरी तरह चिल्ला रहे थे। मैं मुलाजिम हूँ उसका। वो जो कहेगा मुझे करना होगा। ये आप ही ने कहा था। उसके राज मेरे सीने की कब्र में महफूज रहने चाहिए। उसकी ख्वाहिश का एहतराम मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। ये भी आप ही ने कहा था मुझे। उसके साथ कुत्ते से ज़्यादा वफादार, उसके लिए शेर से ज़्यादा ताकतवर और लूमड़ी से ज़्यादा चालाक बनना होगा। ये भी आप ही ने कहा था। मैंने बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। उसने ज़िद की और मुझे उसको साथ ले जाना पड़ा। अंकल मैं मजबूर था। उसका सर हनूस झुका हुआ था, लहजा मध्यम था। वो अपने अल्फाज से फहीम मिर्जा के गुस्से को झाग की तरह बिठा चुका था। उस लड़की को एसपी की गाड़ी में किसने डाला नू? मुझे ये बताओ। ये मत कहना कि ये इत्तेफाक था या तुम लोगों ने ये सब नहीं किया। मुझे सच बताओ ताकि मैं हिफाजत के लिए कोई इकदाम कर सकूं। वो सख्त झिंझिलाए हुए थे। दरवाजे के पास खड़ा याकूत जरा सा मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। अंदर नूह कह रहा था, इस एएसपी ने याकूत की पार्टी पे रेड डाला था। जब हम पार्किंग में छुपे बैठे थे, तब वहां उमर हयात की गाड़ी आ गई। याकूत ने अपना बदला लेने के लिए उस लड़की को एएसपी की गाड़ी में डाल दिया। ये सब उसकी अपनी मर्जी थी। उसने अपने दम पे अपना बदला लिया। याकूत की उठी हुई गर्दन में जैसा सरिया सा फिट हो गया हो। उसका चेहरा जोश से तमतमाने लगा था। अब डैडा करेंगे तारीफ। और फिर थप्पड़ की आवाज सारे ऑफिस में गूंजी थी। फहीम का भारी हाथ नूह के चेहरे पे छाप छोड़ गया था। उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं उभरा था। वो उसी तरह खड़ा रहा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने, हाँ? गधा हूँ मैं, पागल हूँ? तुमने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया है। उसे उस एएसपी के सामने ले आए हो तुम। लानत हो तुम पे। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें लगता है मैं याकूत हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, हाँ? किसने डाला ये ख्याल उसके जहन में? क्या मैं नहीं जानता? बताओ नूह।
क्यों किया तुमने ऐसा? वो तुम्हारे भाइयों जैसा है, तुमने उसको इस्तेमाल किया, क्यों धोखा दिया? बोलो। वो गुस्से से पागल होने को थे। दूसरी तरफ याकूत के कान साए साए कर रहे थे। नूह उसको धोखा नहीं दे सकता। उसने बेख्तियार नफी में सर हिलाया था, अपने दिल पे हाथ रखकर उसको तसल्ली दी थी, जैसे कह रहा हो, देखना, अब नूह कह देगा ये सब इल्जाम है, वो मेरा भाई है, वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वापस उस अधखले दरवाजे से अंदर चले चलते हैं। क्या तुम उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, और अगर ये वजह नहीं है तो मुझे वो वजह बताओ जिसकी बिना पे तुमने अपने ही भाई को धोखा दे दिया। बताना पसंद करोगे नूह मिर्जा? वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बड़े ही जब्त से पूछ रहे थे। नूह ने कुछ कहने को लब खोले, याकूत ने अपने दिल पे हाथ की गिरफ्त मजबूत कर दी थी। वहीं मिर्जा की आंखों में सुर्खियां भर गईं। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं नरमीन के अलावा किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता। वो धीमे लहजे में कह रहा था। याकूत सांस रोक के उसको सुने गया। हाँ, मैंने याकूत को इस्तेमाल किया। मैंने उसको धोखा दिया। मैंने उसके दिमाग में अपनी बात डाली। उसने धीरे से सर झुकाकर इकरार किया था। दरवाजे के पार डिजाइनर वेयर पहने, ब्रांडेड जूतों और महंगी वॉच पहने खड़े लड़के का दिल बुरी तरह टूटा था। उसकी आंखों में जख्मीपन उतरा था। मैं उस लड़की के साथ बुरा नहीं होने दे सकता था, क्योंकि मुझे हर लड़की में नीरू नजर आती है। नूह अब भी बोल रहा था। याकूत उसके साथ जो कुछ करना चाहता था, उसे रोकने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे ये करना पड़ा। लेकिन उसे याकूत को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो खुश है। उसे लगता है उसने अपने दम पे अपना बदला लिया है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे परेशान हुआ जाए। मैं उमर को देख लूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सारा काम बहुत सोच समझ कर किया है। आप प्लीज आप इस बात को यहीं दफन कर दें। मैं याकूत को कुछ नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। फहीम अब नूर से कुछ कह रहे थे, लेकिन याकूत नहीं सुन रहा था। वो जख्मी नजरों, लड़खड़ाते कदमों और टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला गया। इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ से क्या था? जख्मी निगाहें, लड़खड़ाते कदम, या फिर टूटा हुआ दिल? धूप की शिद्दत में कुछ कमी आई थी। सूरज ने आग बरसाना जरा देर को कम कर दिया था, लेकिन हवस अब भी मौजूद थी। जर्द रंग के लिबास वाली लड़की की गाड़ी अब उमर के घर में दाखिल हो रही थी। उसके पीछे उमर की गाड़ी आई थी। वो दोनों एक साथ गाड़ी से उतरे थे। अभी वो अंदर जाती जब बख्श भागता हुआ उसके करीब आया। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। हाले रुक गई थी। पीछे मोबाइल पे उंगलियां चलाता उमर भी रुका था। क्या हुआ है? उसने 3 हर्फ में सवाल को समेट दिया था। हसन भाई, वो हसन भाई आए हैं, अंदर बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। वो घबराए हुए लहजे में कह रहा था। हाले बगैर जवाब दिए अंदर चली गई। उमर उसके साथ गया था। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलने पर जो मंजर उनके सामने आया, उसमें वो 16 साल लड़का गैर आरामदेह सा एक सोफे पे बैठा था। उसके चेहरे पे जख्म का निशान था, जैसे किसी ने मारा हो। वो सुबह वाले हुलिये में नहीं था। अब उसने सफेद शर्ट के साथ स्याह जीन्स पहन रखी थी। स्याह बाल माथे पे गिरे थे। उसकी आंखों में संजीदगी थी, जो उमर को देखकर खौफ में बदल गई थी। मुझे तुमसे बात करनी है हाले। वो तुम पे जोर देकर बोला था। वो बात हाले से कर रहा था, लेकिन उसकी चुपती नजरें उमर के चेहरे पे जमी थीं। हाले ने उसकी नजरों का इत्तेकास नोट करते उमर की जानिब देखा था। वो गहरी सांस भरता बाहर निकल गया था। जाते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया था कि आवाजें बाहर मुलाजमत तक ना जाएं। उसके जाते ही हसन हाले के ऐन सामने आकर खड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर हसन के चेहरे के जख्म पे पड़ी। वह तशवीश से आगे को हुई थी। ये क्या हुआ है हसन? किसी ने मारा है? मुझे बताओ। वो अब भी भवें भींचे हुए था। हालांकि सवाल का जवाब दिए बगैर उसने अपना मोबाइल उसके आगे किया था, जहां डॉक्टर अब्दुल हफीज की वही वीडियो थी। तुम इस बारे में जानती थी? वो संजीदगी से पूछ रहा था। हालांकि गले में गिल्टी सी उभरी थी, लेकिन वो खामोश रही। मतलब तुम जानती हो? उसने जैसे समझकर सर हिलाया था। क्या मेरी तरह आज पता चला है, या तुम पहले दिन से जानती थी? उसके लहजे में काट थी। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। हसन की आंखों में जख्मी पंसा उतरा था। यानी तुम पहले से जानती थी? तुमने मुझसे मेरे बाप के कत्ल के बारे में छुपाया। किसने दिया ये हक तुम्हें? क्या ये मेरा हक नहीं था कि मैं अपने बाप की मौत की वजह जान सकूं? बताओ हाले, किसने दिया तुम्हें ये हक? उसकी आवाज बुलंद होने लगी थी और आंखें सुर्ख। हाले बेतासर निगाहों के साथ उसे देखे गई। जितना हक उन पे तुम्हारा था, उतना बल्कि उससे ज्यादा हक मेरा था। वो उंगली उठाकर बात कर रहा था। उस रात में उनके साथ था मैं। तुम नहीं थी। कोई नहीं था वहां, बस हसन था। वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। जब तक मैं वहां था वो ठीक थे। उसकी आंखों में अब पानी जमा होने लगा था। तुम जैसे ही उनके पास गई, वो मर गए। हसन? वो डबडबाई आंखों से चिल्लाई थी।
चीखो मत। वो उससे ज्यादा बुलंद आवाज में धड़ा था। पूरी रात मैं उनके साथ था। एक मिनट भी नहीं सोया, ना दूर हुआ। और तुम तो 2 घंटे भी उनके साथ नहीं रह पाई। तुमने न जाने ऐसा क्या कहा कि उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ। वो आज इतने दिनों से अंदर भरा जहर उगल रहा था। हालांकि दिल पे जैसे कोई छुरी चला रहा हो। उसकी आंखों से आंसू लड़क लड़क कर चेहरे पे फिसलते जा रहे थे। हसन अब भी बोल रहा था। तुम उस दिन भी उनसे नाराज हुई हाले। तुम्हें उनकी बीमारी का भी ख्याल नहीं आया। तुम उस दिन भी खुद गर्ज हो गई। तुम उनको छोड़कर चली गई। और किसी ने आकर, वो रुका था, आवाज कपकपाई थी। किसी ने आकर मेरे बाप को कत्ल कर दिया। तुम उनके साथ रहती तो वो ना मरते, वो ना कत्ल होते। तुमने हाले, तुमने मेरे बाप को मरवा दिया। वो हाले के चेहरे पे गौर किए बगैर बुलंद आवाज और सुर्ख आंखों के साथ चिल्ला रहा था, जबकि हाले के ऊपर जैसे किसी ने पत्थरों से भरा थाल लुढ़का दिया हो। दिल को जैसे जहर आलूद खंजर से चीर दिया हो। अजियत सी अजियत थी। तुम्हें वहां रहना चाहिए था। तुम्हें बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इस सब की, सिर्फ तुम। बाबा का कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? सुना तुमने? तुम। एकदम वो बोलते बोलते रुका था। हाले का चेहरा लट्ठे की मानद सफेद हो गया था। आंसू अब गिरना बंद हो गए थे। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि हसन को बेख्तियार अपनी की हुई बातों में मलाल हुआ। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। वो किसी रेत के मुजस्मे की तरह खड़ी थी, जैसे अभी अगर तुम छू लो तो ढेर हो जाए। बाबा, मेरी वजह से कत्ल हुए। तुम सही कह रहे हो। उसने अटक अटक कर कहना शुरू किया था। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं गुस्से में था हाले, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदगी से कहते हुए आगे आया। मैं अगर उस दिन वहां से ना जाती तो वो ना मरते। हाले, मेरा ये मकसद नहीं था, खुदा की कसम ये मेरे मुंह से निकल गया। वो नहीं सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो बस बोल रही थी। इतने दिनों से मैं खुद तो तसल्ली दे रही थी, दिलासा दे रही थी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन आज, उसने हिचकी भरी थी, आज तुमने मुझे बता दिया कि मैंने अपने बाप को मरवा दिया। तुम सही कहते हो, वो मेरी वजह से कत्ल हुए। मेरी जिद और हठधर्मी की वजह से। चुप हो जाओ हाले। आई एम सॉरी, रियली आई एम। मैं बस तकलीफ में था। मुझे तुम पे गुस्सा था। वो अभी शर्मिंदगी से कह रहा था। मैंने हमेशा अपना सोचा। मैंने उस दिन भी बस अपना सोचा, बस अपना। मैंने बाबा की तकलीफ नहीं देखी। मैं उनको अकेला छोड़कर आ गई। हसन खामोशी से होंठ काटते हुए उसको सुने गया। तुम चले जाओ हसन, जाओ। मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। अगर सोचा जाए तो मेरा नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन इट्स ओके, आई एम फाइन एंड आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी हैप्पी फैमिली खराब कर दी, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं भी उसका हिस्सा थी। खैर, मेरा क्या है। वो तंजिया से मुस्कुराई थी। जाओ हसन, यहाँ से चले जाओ प्लीज। उसके रुके हुए आंसू एक बार फिर फिसल फिसल कर उसके चेहरे पे गिरने लगे थे। हसन ने कुछ कहने को लब बाक किए, फिर खामोशी से लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। पीछे हाले थी और उसकी गहरी नींद से झंझोड़ कर जगाया गया गिल्ट। वो कहती थी वो मलका है। आज उसे लगा था वो तो कनीज भी नहीं है। सफाई का मौका तो उनको भी दिया जाता है। अब अगर ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर सारा घर लिताड़ कर उमर के बंगले के बाहर आओ, तो हसन हारे हुए कदमों से बाहर निकल रहा था। जब अपने सामने खड़े उमर को देखकर उसके कदम जंजीर हुए। 2 साल पहले की बात है, तुम 14 साल के थे तब। वो कहते हुए उसके करीब आ रहा था। मैं और तुम्हारे बाबा एक कैफे में कॉफी पी रहे थे। हसन का पूरा वजूद कान बन गया। बातों बातों में तुम्हारी बात आई। मुझे याद है उस वक्त जज साहब के चेहरे पे एक फखर सा आया था। उन्होंने मुझसे कहा था, उमर हाले मुझे सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है। मैंने उसे सारा वक्त अपने साथ रखा है। लेकिन उसकी सारी आदतें या तो यूसुफ सुल्तान जैसी हैं या फिर नगीन जैसी। लेकिन मेरा बेटा हसन, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। उसका मिजाज, उसका चेहरा, उसका दिल, उसका ज़र्फ। कोई अगर एक बार उसके साथ बैठ जाए, उसे बात कर ले या उसको देख ही ले, वो सीधा कहेगा, ये महराज सुल्तान का बेटा है। हसन के गले में फंदा सा अटका था। वो हसन के सामने खड़ा नरम लहजे में कह रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अभी तो हसन सिर्फ 14 साल का है। तब वो मुस्कुराए। मैंने उनको हाले के जिक्र पे भी वैसा मुस्कुराते नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि हसन का दिल खुला है। वो बड़े दिल का है। वो बिल्कुल बेनियाज है। वो अगर कहीं चैरिटी करे तो इस बात का जिक्र खुद से भी नहीं करता। वो उस रकम या चीज के बारे में दोबारा नहीं सोचता कि काश कम देता या ज्यादा दे देता। हाले ऐसी नहीं है। वो दे तो देती है, लेकिन बाद में सोचती बहुत है। नेकी का बार बार जिक्र चाहे वो खुद से ही क्यों ना हो, इंसान को मगरूर कर देता है। वो जरा देर को चुप हुआ था। हसन ने आंखें उठाकर उसको देखा था, जैसे कह रहा हो, बोलते रहो प्लीज। उमर ने बोलना फिर शुरू किया।
उन्होंने कहा कि मेरा हसन अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन भाई है। वो उसको इतना तंग करता है कि हाले रोने जैसी हो जाती है। लेकिन जब भी उसके साथ कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, वो हाले के साथ होता है। वो खुद जितना मर्जी उसे लड़ ले, लेकिन जब भी फरवा हाले से कुछ भी कहती है, हसन फौरन से पहले दादा जान को बताता है कि फरवा का मुंह वही बंद कर सकते हैं। वो किसी गैर के सामने अपनी बहन से नहीं लड़ता, ना किसी को अपनी बहन को एक लफ्ज कहने देता है। उन्होंने कहा, जब वो दोनों लड़ते हैं तो मैं उन दोनों को जो जब सजा देता हूँ तो हमेशा हाले को दी हुई सजा हसन खुद पे ले लेता है। वो अपनी बहन को किसी चीज़ का कसूरवार नहीं ठहराता, उसकी की हुई गलती का भी नहीं। आज लगता है उन्होंने झूठ कहा था। हसन के चेहरे पे जैसे जूता पड़ा था। तुमने अपनी बहन को सबके सामने जलील किया, यहाँ तक कि घर के मुलाजमीन ने भी तुम्हारी आवाज़ सुनी। हसन का सर झुक गया था। वो नर्म लहजे वाला शख्स अब भी कह रहा था, तुम उसकी सजा अपने सर ले लेते थे, तो आज तुमने उसे उस कसूर की सजा दी है जो उसने किया भी नहीं था। तुम उसे परेशान नहीं दे सकते थे ना। आज तो तुमने उसे आधा मार दिया है हसन। उसकी झुकी गर्दन मजीद झुकने लगी थी। आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। तुम तो उसको दूसरों से प्रोटेक्ट करते थे, आज तुमने खुद उसको गैर महफूज कर दिया। उसकी अपनी नजरों में वो अब खुद से खौफ खाएगी। तुम तो उस पे फरवा की बातों को बर्दाश्त करते थे, आज के बाद तो घर के मुलाजिम भी उसके बारे में बात करेंगे। और ये उनका कसूर नहीं होगा। वो लोग बाहर की दुनिया नहीं देखते, वो सोशल मीडिया और टीवी नहीं देखते। उनका वाहिद एंजॉयमेंट उनके मालिक होते हैं। और आज तुम उन्हें मौजू दे आए हो। हसन ने सर उठाया था, अल्फाज मुश्तमा करके गर्दन जरा सी उठाई और पहली सफाई दी। मैं ऐसा नहीं था। जैसा बाबा ने तुमसे कहा, मैं बिल्कुल वैसा था। मैं नहीं जानता आज मुझे क्या हो गया। शायद मुझे गुस्सा था, गम था, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी आवाज़ हल्की और शिकस्ता थी। उमर ने अफसोस से उसको देखा था। मैं जानता हूँ हसन, तुम वो हो जिसने अपनी बहन को पड़ने वाले थप्पड़ खुद पे लिए, जिसने भरे मजमा में अपनी बहन की बात का यकीन किया जब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसने उस वक्त अपनी बहन पर यकीन करते हुए उसे अकेले अस्पताल जाने दिया। वो हसन सुल्तान था, मैं राज सुल्तान का बेटा। ये नीडी डेस्परेट और एंग्री बर्ड सा लड़का ये कोई और है, ये हसन नहीं है। तुम्हारा गम तुम्हारी शख्सियत को दीमक की तरह चाट रहा है। तुम खुद को खो रहे हो बच्चे। गम के गिर्द बाउंड्री बनाओ, वरना ये तुम्हारा वजूद खोखला कर देगा। वो तुम्हारी बहन है, औरत है, तुम मर्द हो। अल्लाह ने मर्द को औरत पे फजीलत दी है। मर्द को अफसल बनाया है, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए भी नहीं कि वो कमाता है, खिलाता है, बल्कि इसलिए कि वो औरत से सिला रहमी करे, उसकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करे, उसे प्यार और मोहब्बत से समझाए। कभी अगर औरत गुस्सा कर जाए या लड़ जाए तो सब्र करे। जब वो ठंडी हो जाए तो उसे नरमी से अपना मदद समझाए। नौकरों और बच्चों के सामने उसकी गलतियों पर उसको जलील न करे, बल्कि अफसर होने का सबूत देते हुए उसे माफ़ कर दे। उसको कमज़ोर होने का ताना देने के बजाय उसे अपने कंधे के साथ खड़ा करे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का इल्ज़ाम उसको देने के बजाय मर्द बनकर वही मसाइल हल करे। असल मर्द पता है कौन होता है? जो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने घर की औरतों पे ना निकाले। कॉलेज में दोस्त से झगड़ा हो, ऑफिस में बॉस की डांट हो, या फिर नौकरी का ना मिलना, इन तमाम हालात को फेस करते हुए भी जब वो घर आए तो मुस्कुराए, क्योंकि वो मर्द है। बिला वजह अपनी बहन, माँ, बीवी, बेटी किसी पे भी अपना गुस्सा ना निकाले, क्योंकि वो मर्द है। अल्लाह ने उसे मकाम दिया है, बड़ा रुतबा दिया है। बड़े रुतबे पाने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, खुद को गहरा करना पड़ता है। दिल के अंदर एक कब्र बनानी पड़ती है, जिसमें अपने घर की औरतों की छोटी तो कभी बड़ी गलतियों को दफन करना पड़ता है। अपने से कमजोर पे चीख कर चिल्ला कर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर्द कहलवाओगे तो लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तो तुम गलत हो। अफजल मर्द बनो हसन, क्योंकि तुम एक अफजल मर्द के बेटे हो। ज़र्फ बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप वैसा था। अपना गुस्सा और गम अपने घर की औरतों पे मत निकालो, क्योंकि तुम्हारा बाप ऐसा नहीं करता था। पहला बेटा बाप की परछाई होता है। तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम ऐसे तो नहीं थे। हसन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम बाबा के साथ कॉफी पीते रहे हो? वो उसके चेहरे को देखता पूछ रहा था। उमर उसे अपने लफ्जों के सहर में जकड़ चुका था। हसन को पता भी नहीं चला कब। उमर मुस्कुराया था। गाल का गड़ा वाजे हुआ था। उसके दोनों गालों में गड़े पड़ते थे, लेकिन एक बाएं गाल में पड़ने वाला गड़ा बिल्कुल मध्यम होता था, इतना कि बहुत गौर से देखने पे नजर आए। हम साथ कॉफी पीते रहे हैं, खाना खाते रहे हैं। हमने कई मुल्कों का सफर साथ किया था। हम बेहतरीन दोस्त थे। वो मेरे लिए चाय बनाते थे, मैं उनके लिए खाना बनाता था, उन्हें फेवर्स देता था। हम रातों को देर तक शतरंज खेलते थे। तुम्हारे बाबा हर दफा हार जाते थे। वो अभी कुछ और कहता जब हसन ने करन खाकर उसको देखा था। वो तुमसे हार जाते थे? उसने उमर की बात काट कर तेजी से सवाल किया था। हाँ, वो हमेशा हार जाते थे। उनको इस बात का हमेशा गुस्सा होता था कि वो मुझसे कैसे हार जाते हैं। असल में
نہیں, وہ तुमसे नहीं हार सकते, तुम झूठ कह रहे हो। उसने पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से उसकी बात काट दी थी। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहते साथ आगे बढ़ गया था, जहाँ ड्राइवर गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने अभी गाड़ी के दरवाजे पे हाथ रखा ही था, जब एक बार फिर उमर ने उसको पीछे से पुकारा, हसन सुल्तान, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि वो मुझसे हार नहीं सकते? हसन के गले गिल्टी से उभर कर मासूम हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके गले से फंसी हुई आवाज़ निकली। ये उनका फेवरेट खेल था। वो घर के हर फर्द के साथ खेलते थे। शम्स चाचा, सफ़ीर भाई, दादा जान, हारून भाई, मेहर आपी, यहाँ तक कि कई बार बख्श के साथ भी वो कभी किसी से नहीं हारे। वो सिर्फ उन लोगों से हारते थे जिनसे उनको बेतहाशा मोहब्बत होती थी, जैसा कि हाले। वो बस हाले से हारते थे। और तुमने ये बात मुझसे तो कह दी है, हाले से मत कहना। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा के मामले में बहुत पॉजिटिव है। वो बोलकर बगैर उमर की तरफ देखे गाड़ी में बैठ गया था। पीछे उमर के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। अब तो ये बात उनको बताना मुझ पे फर्ज ठहरा। वो बड़बड़ाता अंदर की जाने बढ़ गया था। ये दिन अपने साथ बेइंतहा मसाइल लाया था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल हफीज पीरजादा के लिए उससे ज्यादा मनहूस दिन कोई नहीं था। उनको अपने घर के बाहर पुलिस मोबाइल में बिठाया जा रहा था। उनका चेहरा सफेद था, जैसे किसी गुनाहगार मुर्दे का चेहरा हो। आंखों में खालीपन, जिल्लत, नाकामी, न जाने क्या क्या एक साथ दर आया था। बुरहान उनकी कमीज से लिपटा बुरी तरह रो रहा था। शम्स ने एक हाथ से बुरहान की उंगली थाम रखी थी। आसपास रिपोर्टर्स का जमे गफीर लगा था। धड़ाधड़ तस्वीर उतारी जा रही थीं। कुछ पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से उनको डॉक्टर अब्दुल हफीज के करीब आने से रोक रखा था। डॉक्टर अब्दुल हफीज को पुलिस मोबाइल में बिठाया गया था। जब शम्स बुरहान की उंगली छोड़कर मोबाइल में बैठे अब्दुल हफीज के कान के करीब झुका, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, यकीन करो मेरा। बस तुम अपनी जबान मत खोलना, वरना तुम जानते हो तुम्हारी जबान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारा बेटा, मैं उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। उसके अलावा मैं तुम्हारी पाक बीवी की कब्र भी जानता हूँ। तुम जानते हो ना आजकल कब्र में लेटी औरतों को निकाल कर उनके साथ क्या हो रहा है। यकीनन तुम अपनी पाक सैयद बीवी की लाश की बेहुरमती नहीं होने दोगे, है ना? वो करख्त चेहरे के साथ उनके कानों में जैसे कतरा कतरा तेजाब उंडेल रहे थे। अब्दुल हफीज पीरजादा की आंखों में एकदम तकलीफ उभरी थी। चेहरे पे मलाल का साया सा लहराया था। उन्होंने शम्स के चेहरे को देखते हुए बदिक्कत कहना शुरू किया था, मैं 21 साल का था जब मैंने अपना गांव छोड़ा। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने 4 शादियां की, लेकिन नरीना औलाद सिर्फ मेरी माँ से हुई, वो भी एक वाहिद औलाद। शम्स के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो बरहमी से उनको झिड़कने लगे, जब अब्दुल हफीज ने उनका हाथ थाम लिया। मैं अपने खानदान का वाहिद वारिस था। गद्दी मेरी थी, लेकिन मैंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। गद्दी यतीम होने लगी। मेरा बाप पीरज़ादा था। उन्होंने रोकर मुझसे इल्तिजा की कि मैं ना जाऊं, मैं गद्दी यतीम न करूं, मैं अपने मुरीदों को बेआसरा न करूं। मेरी अम्मा साई ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया। मैंने उस दुपट्टे की लाज नहीं रखी। मेरी बहनों ने बैन किए, मैंने कान बंद कर लिए। मैंने अपनी मनकोहा से अपने साथ चलने को कहा, उसने मना कर दिया। मैंने वहीं खड़े खड़े उसको तलाक दे दी। पीरों के खानदान में पहली तलाक थी। मेरा बाप जलाल में आ गया। उन्होंने मुझे बदुआ दी, दोनों हाथ उठाकर बदुआ दी उन्होंने। उन्होंने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ खुदा मुझे ऐसी जिल्लत दे कि मैं सर न उठाने पाऊँ। खुदा मुझे ऐसा गरक करे कि मेरी नस्लें भी रोएं। खुदा मुझे वहाँ मारे जहाँ पानी भी ना मिले। मैं जिस गद्दी को छोड़ रहा हूँ, खुदा मुझसे उसकी नाकदरी का हिसाब ले। मैं अपने गांव का पहला मर्द था जो शहर आते हुए वहां से बद्दुआएं साथ लाया। कई साल गुजर गए। मैं यहाँ आ गया। गद्दी पे मेरे चाचा का बेटा बैठा। उसकी माँ गैर गैर जात की थी। मेरा बाप ये गम बर्दाश्त न कर सका कि उसकी गद्दी पे कोई मिले हुए खून का आदमी बैठे। वो मर गया। मरने से पहले लोगों ने उससे कहा वो अपनी बददुआ वापस ले लें, शायद उनका अपना दिल भी पसीजा था। तभी उन्होंने बददुआ वापस ले ली, लेकिन उन्होंने कहा हफीज से कहना कभी भी अल्लाह के किसी बहुत करीबी बंदे का दिल न दुखाए। सारी दुनिया के फ्रॉड कर ले, लेकिन अपनी वजह से किसी मरीज को मरने मत दे। अपने काम के साथ बेवफाई न करे, बददयानती न करे, क्योंकि अगर कर दी तो अगले दिन का पानी भी नसीब नहीं होगा उसको। हफीज से कहना कसाई न बने। मैंने उनकी बात सुनी ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया। मुझे लगा जिस पीरज़ादे की बददुआ न लगी उसकी नसीहत क्या माननी। मैंने दिल खोलकर फ्रॉड किए, लोगों के एज़ाब बेचे, उनकी जानें ली। मैं कसाई बन गया। मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, बिल्कुल सलामत रहा मैं। लेकिन जिस दिन मैंने महराज सुल्तान को मरने दिया, मेरा बाप मेरे ख्वाब में आया। उसने कहा, मैंने तुझे बोला था कसाई ना बनी, तूने सुनी नहीं। अब तू अजाब देखी। वो खामोश हुए थे। शम्स सख्त चेहरे के साथ उनको देख रहा था। उनके चेहरे पे वाज़ेह उकताहट थी, जैसे वो उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहे हों।
तुम कहते हो तुम मुझे निकाल लोगे? वो तंजिया सा हंसे थे। मैं एक बूढ़े पीरजादे की बददुआएं लेकर आया हूँ। मैं अपनी माँ के दुपट्टे पे पैर रख कर आया हूँ। मैं अपनी बहनों को सारी जिंदगी का गम देकर आया हूँ। मैं एक पाक बीबी को तलाक देकर उसकी जात सवालिया निशान बनाकर आया हूँ। मैं गद्दी पे गैर जात के आदमी को बिठाकर गद्दी की बेहुरमती करके आया हूँ। मैं हवेली उजाड़ कर आया हूँ शमसुल्तान। मुझे यहाँ से अब कोई नहीं निकाल सकता। खुदा ने मुझे ऐसी जगह मारा है जहाँ मुझे पानी भी नहीं मिला। मैं ऐसा गर्क हुआ हूँ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैंने ऐसी ज़ात देखी है कि अब कभी सर नहीं उठा सकूंगा। मुझे लगा था बद्दुआ अगर वक्त लगाए तो वो ज़ायल हो जाती है। मुझे नहीं पता था बद्दुआ अगर वक्त ले तो वो ज़्यादा कुव्वत से मारती है। उसने मुझे मार दिया है। तुम परेशान मत हो, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। मुसीबत पड़ने पे दोस्तों को उसमें घसीट लेना ये पीरों का शेवा नहीं है। बस मेरे बुरहान को मेरी हकीकत मत बताना। वह दिल गिरफ्तगी से कहकर रुख मोड़ गए थे। शम्स पीछे हट गए थे। अलबत्ता उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि उस तकरीर का उन पे कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ। उन्होंने बुरहान का हाथ एक बार फिर थाम लिया था। बुरहान को रोते देख डॉक्टर अब्दुल हफीज बिना आवाज के बड़बड़ाए थे। आई लॉस्ट यू। मैंने तुम्हें खो दिया। पुलिस मोबाइल आगे बढ़ गई थी। रोता बिलखता बच्चा पीछे रह गया था। इंतकाम के चक्करों में हमेशा बच्चे ही रुल जाते हैं। म्यूजिक का बेहंगम शोर, नाजेबा लिबास पहने रक्स करते लड़के लड़कियां, कुछ नशे में झूलते और कुछ उसी नशे नशे की तरह झूमने को बेकरार नौजवान लड़के लड़कियां। ये मंजर था शहर के बहुत बड़े और महंगे क्लब का। तुम अगर जरा अपनी निगाह घुमाओ तो सामने ही बार टेंडर के सामने स्टूल पे तुम्हें याकूत मिर्जा बैठा हुआ नजर आ जाएगा। नाक से सफ़ेद पाउडर को अपने अंदर उतारता और फिर गर्दन पीछे फेंक कर जैसे अंदर तक सुकून उतरता महसूस करता। फिर सीधा होता, एक दो घूंट महंगी वाइन हलक में उंडेलता। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं, नाक सुर्ख, चेहरे पे फैला रंज। आज उसके करीब कोई लड़की नहीं थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर कोई लड़की करीब आती भी तो वो उसको बुरी तरह झिड़क कर दूर करता। आज उसका गम बहुत बड़ा था। दफातन एक ढीली शर्ट और पैंट पहने हुए लड़का उसके करीब दूसरे स्टूल पे आकर बैठा। उसने गौर से याकूत को देखा और फिर उसके हाथ से वाइन का गिलास लेकर अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। याकूत ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो उसके साथ खींचता चला गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। निस्बतन एक सुनसान गोशे में आकर कैस ने उसका हाथ छोड़ा था। यहाँ म्यूजिक का शोर कतरे कम था। अब बताओ किस बात का शौक बना रहे हो? वो सबा इतनी भी खूबसूरत नहीं है जो तुम उसके दर्द में खुद को ही खत्म कर दो। चली गई है ना, 10 और ले आते हैं। मर क्यों रहा है? वह बहुत गुस्से से उसको झड़क रहा था। कैसा फंदी याकूत का बेस्ट फ्रेंड था। दोनों हर वक्त साथ ही नजर आते थे। नूह के बाद वह अपनी सब बातें कैसे कह सकता था। उस वक्त ही क्लब में बैठे उसके कुछ जानने वालों ने कैस को कॉल करके बुलाया था। बात यह नहीं है। याकूत ने शिकस्तगी से सर झुकाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी बात उसे कह सुनाई। क्या नूह उस लड़की में इन्वॉल्व है? सारी कहानी सुनने के बाद उसने बस यही तबसरा किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या नूह की कोई गर्लफ्रेंड या मंगेतर है? वो सोचते हुए कह रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो इन सब कामों में नहीं पड़ता। और इन सब बातों का मकसद क्या है? वो झंझलाया था। बदला। हम उसे बदला लेंगे। उसने तुम्हें गैर लड़की की इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया है ना। अब तुम उसकी किसी बहुत अजीज और महबूब लड़की पे कब्जा कर लो। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उस हाले के साथ करना था। और वो उसे बचा नहीं सकेगा। फिर देखो कैसे तड़पता है नू। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें इस्तेमाल करने की। तुम याकूत मिर्जा हो, कोई आम आदमी नहीं हो। यहाँ बैठकर रोने से बेहतर है अपना बदला लो। नूह को बताओ कि तुम इस्तेमाल हुए बगैर भी अपना इंतकाम ले सकते हो। मर्द बनो याकूत, मर्द। वो अपने हिसाब से एक सच्चा दोस्त होने का सबूत दे रहा था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। वो याकूत बोलते बोलते रुका था। समातों में दूर कहीं नूह मिर्जा की आवाज सुनाई दी थी। मेरी जिंदगी में एक ही औरत है, नीरू। मुझे हर लड़की में नीरू नजर आती है। मेरी जिंदगी में एक ही औरत है। मुझे हर लड़की। मेरी बहन से दूर रहो याकूत। मेरी जिंदगी। एक औरत। हर औरत में नीरू। मेरी बहन। उसके जहन में आवाजें गड़बड़ होने लगी थी। उसकी एक बहन है। बस बिलाखिर वो बोल पड़ा था। कैस खुलकर मुस्कुराया था। ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब पता चलेगा नूह को मेरे दोस्त के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा होता है। जबकि याकूत की आंखों में बेचैनी उभरी थी। वो मासूम है, उसका क्या कसूर? वो बहुत छोटी है। हम कुछ और सोच लेते हैं। लेकिन वो नहीं। उसी हाले को किडनैप कर लेते हैं या फिर
कैस ने उसकी बात बीच में काट दी थी। बस याकूत, अब और कुछ नहीं। वो लड़की एएसपी के घर में है और वो अब तुझे उसके साय को भी छूने नहीं देगा। तूने अगर वाकई मर्द बनना है और अपना बदला लेना है तो चल मेरे साथ, वरना बाहर जा। वो स्टूल अभी फारिग है। जाकर गम मना। जिस लड़की को तू मासूम कह रहा है ना, वही इस सारे फसाद की जड़ है। क्या नूह ने उसकी वजह से तुम्हें धोखा नहीं दिया? क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं किया? फिर भी अगर तू नामर्दों की तरह बैठे रहना चाहता है तो ठीक है, बैठा रहे यहाँ, मैं जा रहा हूँ। वह गुस्से से बोलता आगे बढ़ा, जब याकूत ने गुलाबी पड़ती आंखों और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। नूह की बर्बादी याकूत मिर्जा के हाथों ही लिखी है। आज मैं उसे बताऊंगा असल मर्द कैसा होता है। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो इंतकाम के लिए तैयार था, ये जाने बगैर कि इसके बाद वो सारी जिंदगी उस एक रात के होने को रोएगा। कुछ देर बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में खड़े थे। याकूत गाड़ी से बाहर निकला था। कैस उसके साथ ही दरवाजा बंद करता बाहर आया था। क्या मैं भी साथ आऊं? वो आंख दबाते हुए पूछ रहा था। जवाब में याकूत ने उसको घूर कर देखा था और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो नूह के अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने की कार्ड लगाया, लेकिन शायद याकूत लॉक तब्दील करवा चुका था। ड्रग्स और शराब की ज्यादती की वजह से उसे खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। उसने अपनी जेबें टटोल कर अपना मोबाइल बाहर निकाला और नरमीन को कॉल मिलाई। एक दो बार बेल बजने के बाद कॉल अटेंड हो गई थी। कैसी हो प्यारी कज़न? मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। प्लीज़ खोल दो यार, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो छूटते ही बोला था। अंदर नरमीन की जान पे बन गई। उसकी सब्ज आंखों में यकदम खुशी और खौफ के तासुरात उमड़ आए थे। याकूत के आने की खुशी, नूह को पता लगने का खौफ। मैं नहीं आ सकती। भाई ने कहा है आप अब कभी मेरे लिए नहीं आएंगे और मैं आपका इंतज़ार न करूं। आप प्लीज़ जाएं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। वो यासिया से कह रही थी। लेकिन देखो मैं तो आ गया हूं ना, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए। अगर तुम नहीं आई तो मैं सारी रात यहीं बैठा रहूंगा। और ज़रा आकर देखो तो सही मेरे साथ हुआ क्या है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वह अपने लहजे में मसनूई से दुख पैदा करता कह रहा था। वो बचपन से साथ थे। याकूत उसकी कमजोरी जानता था। क्या आपको कहीं लग गई है? आप ठीक तो हैं? सब्ज आंखों वाली लड़की फिक्रमंद हो उठी थी। वो सोफे से उठकर दरवाजे के करीब आ गई थी। अब उन दोनों के बीच में बस ये दरवाजा ही था। याकूत अपनी चाल कामयाब होते देख मुस्कुराया था। बहुत बहुत बुरी तरह लगी है मुझे। तुम एक बार आकर तो देखो। नीरू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा दिल जख्मी हो गया है। और बस वो मेहरबान लड़की अब मजीद नहीं रुक सकती थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया था। घर का नहीं, अपनी और याकूत की बर्बादी का। दरवाज़ा खुलते ही वो फौरन से पहले अंदर आया था और लॉक लगाया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नरमीन कुछ सोच समझ ही न सकी। अब याकूत अपनी सुर्ख होती आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। नरमीन का दिल डूब कर उभरा था। आप आपने कहा आपको लगी है, लेकिन आप तो ठीक हैं। मेरे दिल पे लगी है और तुम्हारे भाई ने मारा है। अब बदला तो तुम्हें चुकाना होगा ना नरमीन जान। बस तुम नू से एक बात कह देना। उससे कहना कि तुम मेरी बहन नहीं हो। वो दांत पे दांत जमाए सर से सरगोशी कर रहा था। उसके मुंह से बदबू आ रही थी। वह कहीं से भी चंद मिनट पहले वाला याकूत नहीं लग रहा था जिसने नरमीन को कॉल की थी। तुम्हारे भाई को मुझे इस्तेमाल करने का बहुत शौक है ना। आज मैं उसे बताऊंगा याकूत अपने साथ बुरा करने वालों के साथ क्या करता है। तुम सोच रही होगी इस सब में तुम्हारा क्या कसूर, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हर फसाद की जड़ तुम हो। सारे मसाइल तुम्हारी जात से जुड़े हैं। आज सब मसाइल खत्म हो जाएंगे। वो उसके करीब आते हुए कह रहा था। नरमीन के जिस्म से जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। उसने पीछे कदम मोड़े थे, लेकिन अब फरार की हर राह खत्म हो गई थी। आज के बाद से उसकी सारी जिंदगी अंधेर होने वाली थी। जिंदगी तो याकूत मिर्जा की भी तारीख होने वाली थी, लेकिन अभी वो इस बात से वाकिफ नहीं था। 3 घंटे बाद वो उसी गाड़ी में बैठा था, रिलैक्स था, थका हुआ और कुछ बेचैन सा। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। उसके साथ वाली सीट पे कैस बैठा था। उसने फोन कान से लगा रखा था। जी जी ऑफिसर। जी मैं उसी बिल्डिंग से बात कर रहा हूँ। यहाँ अपार्टमेंट नंबर 105 में एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है। मैं कुछ हवाले सुनकर यहाँ आया था। नहीं, वो आदमी भाग गया है, लेकिन लड़की की हालत तशवीशनाक है। जी बिल्कुल सर, मैं यही खड़ा हूँ। आप आ जाएं, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 106 है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं सर। उसे बात करके कॉल काट दी थी। अब खुश है ना? अब तो दिल खुश हो गया है ना? वह चहकर पूछ रहा था, जबकि याकूत ने बेदिली से सर सीट के पुश से टिका दिया था। उसे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक मेज पे हर चैनल के माइक रखे थे।
उन माइक्स के पीछे शम्स सुल्तान बैठे थे। उनके साथ वाली कुर्सी पे एक तरफ बेचैन और मुस्तरब सा सफीर और दूसरी तरफ मखमूम से शाहिद हुसैन। हारून भी एक तरफ खड़ा था। एक माइक करीब करके ब्लैक डिनर सूट में मलबूस शम्स सुल्तान ने बोलना शुरू किया था। आप सब मुझे जानते हैं, मैं शम्स सुल्तान हूँ, इस शहर के कामयाब बिजनेसमैन। आप लोग मेरे मरहूम भाई को भी जानते होंगे, इंसानियत के मसीहा, नरम दिल और इंसाफ पसंद में राज सुल्तान। वो बोल रहे थे। मजमा दुम साधे उनको सुन रहा था। कुछ दिन पहले मेरे भाई को हार्ट अटैक हुआ। हम उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वो जानबर ना हो सके। मेरे भाई उस दुनिया से चले गए। वो लम्हा भर को रुके थे, आंखों में आए ना दीदा आंसू साफ किए, गहरी सांस ली, खुद को कंपोज करने की अदाकारी की, फिर कहना शुरू किया। हम मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये वीडियो है। मैं चाहूंगा आप सब पहले ये वीडियो देख लें। उन्होंने इशारा किया था। उनकी दाईं तरफ लगी बड़ी सी स्क्रीन पे वीडियो चलने लगी। सबने सुबह से लेकर अब तक कई बार देखी हुई वीडियो फिर देखनी शुरू कर दी। कुछ लोगों की नज़रों में बेजारी उभरी। कुछ ने बड़े गौर से एक बार फिर सारे अल्फाज पे गौर करना चाहा। कुछ की नज़रों में गुस्सा था, कुछ दुख में थे। थोड़ी देर बाद वीडियो खत्म हुई। मैं राज सुल्तान ने दोबारा बोलना शुरू किया। आप सबने देख लिया कैसे उन डॉक्टर्स की लापरवाही और लालच ने हमारे घर के बड़े, मेरे अजीम भाई की जान ले ली। क्या कोई भी इंसान ये डिजर्व करता है कि जिस अस्पताल में वो अपनी जान बचाने गया है, उस इंसान को आप निहत्था कर दो, उसके दुश्मनों को उसके कमरे में जाने दो? क्या कोई ये डिजर्व करता है कि उसका गला घोंट कर उसको मार दिया जाए? सफ़ीर के गले में गिल्टी सी उभरी थी। यहाँ अगर कोई गरीब आदमी मरा होता तो अब तक कई तंजीमें इंसाफ के लिए मोमबत्ती जलाए निकल चुकी होती, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम अमीर हैं। उनको लगता है कानून हमारे हाथ में है, लेकिन खुदा गवाह है, हम भी उतने मजबूर हैं जितना कोई गरीब आदमी। क्या अमीर होना हमारा कसूर है? क्या कानून अमीरों के हाथ में है? हॉल में लगी सफेद लाइटों और फ्लैश की रोशनी में उनका चेहरा दमक रहा था, जबकि सफीर की गर्दन में फंदा हर गुजरते लम्हे तंग होता जा रहा था। कानून अगर मेरे हाथ में होता तो आज मैं उस अस्पताल को आग लगा देता, मैं उस डॉक्टर को अपने हाथों से मारता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। जान लेना और देना ये बस अल्लाह के इख्तियार में है, और मैं अपना फैसला उसी के हाथ में देता हूँ। मैं अपने अजीम भाई की मौत का गम नहीं भुला सकता, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले, मेरे भाई के मासूम बच्चों को इंसाफ मिले। मैं कानून की बालादस्ती को मानता हूँ, और मैं उसी मोअज़्ज़िज़ कानून से इंसाफ की अपील करता हूँ। मैं आपके कैमरे की आंख से अपना मुद्दा एक-एक आदमी तक पहुँचाने की अपील करता हूँ। आपकी ज़बानों से सच और हक़ की बात कहने की अपील करता हूँ। अगर आज मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला, तो ये सिर्फ़ मेरे भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये इंसानियत की मौत होगी। इस कौम ने एक अज़ीम आदमी खोया है, एक इंसानियत के रहनुमा को खोया है। वो तो दुश्मनों को भी गले से लगाने वालों में से था। आज जब मैं घर जाऊँगा, तो मैं अपने भाई की बीवी को क्या जवाब दूँगा? मैं अपने भतीजे और अपनी भतीजी से क्या कहूँगा? उनका गम बड़ा है, मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इंसाफ उनके ज़ख्मों पे मरहम बन सकता है। मैं कानून से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे भाई के कातलों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, ताकि जब मैं अपने भाई की कब्र पे जाऊँ तो मेरे कंधे झुके हुए ना हों। मैं अपने भाई के लिए हर हद तक जाऊँगा। मुझे आप सबका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब और इस मुल्क का ताकतवर कानून मुझे और मेरे भाई के ख़ानदान को नाउम्मीद नहीं होने देगा। वो बोलकर खामोश हुए थे। अब सामने बैठे नुमाइंदे उनसे कुछ सवाल कर रहे थे। उन नुमाइंदों और फ्लैश की चमकती रोशनियों को यहाँ छोड़कर हम उमर हयात के सुरमई सफ़ेद कमरे में चलते हैं, जहाँ हाले सुल्तान एक धार से दरवाज़ा खोलती अंदर आई थी। बेड पे बैठे उमर ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो अभी शम्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आंखें छोटी किए, गर्दन झुकाए हुए। अगर इस वक्त आपका मूड मुझे किसी किस्म की कोई अलकबा से नवाजने का है, तो प्लीज़, मैं मसरूफ़ हूँ और उदास भी। मेरे कारोबार में 3 लाख का नुकसान हो गया है। वो हाले के तने हुए तासुरात और शोले बरसाती आंखों को देखे बगैर बोल रहा था। हाले के तो सर पे लगी तलवों पे बुझी। वो बिफर कर उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। उमर ने अभी सर नहीं उठाया। हाले ने झपट कर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया था। उमर इस अचानक अफ्ताब पे बौखलाया था। उसकी आंखों में खौफ सा फैला था। नहीं 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 नहीं, तोड़ना मत, तोड़ना मत, तोड़ना मत। वो बौखला सा गया था, और अगले ही लम्हे हाले ने उसका मोबाइल दीवार पे दे मारा था। स्पीकर से उभरती शम्स की मकरूह आवाज़ अब बंद हो गई थी। उमर ने बेयकीनी से दीवार पे लगते, फिर पुर्जा पुर्जा होते अपने मोबाइल को देखा था। 3 लाख का था। ओह मेरे खुदा, 6 लाख का नुकसान हो गया। वो उठ खड़ा हुआ था, आंखों में दबा दबा गुस्सा था। मिल गई खुशी, तोड़ दिया। जानते भी हैं उसमें कितना डरा था मेरा। एक तो पहले ही मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया था।
वो जल के कह रहा था, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था ना, अभी कोई ऐसा कदम मत उठाना। क्या कहा? कहा था या नहीं? वो बुलंद आवाज में हो रही थी। लेकिन नहीं, तुम पे तो जुनून सवार था। हसन को बताऊंगा, उसको मर्द बनाऊंगा। बना लिया मर्द। तुमने मेरे खानदान को मुझसे मजीद दूर कर दिया उमर। मैंने कहा था मेरे मामलात में मत आओ। लेकिन तुम्हें तो उस वक्त तक सुकून नहीं आता जब तक मेरी जिंदगी में मसाइल न खड़े कर दो। वो सुर्ख आंखों से उसको देखते हुए बोल रही थी। उमर बस संजीदगी से उसको सुने गया। ये रहा मेरा मोबाइल और देखो, इसमें सुबह से लेकर अब तक कितने लोग मुझे मैसेजेस कर चुके हैं, कितने रिश्तेदारों की कॉल्स आई हैं, कितने न्यूज़ चैनल्स मुझे इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं, मॉर्निंग शो पे अपने दुखड़े सुनाने की ऑफर आ रही है, मेरी माँ मुझे कॉल्स कर रही है, मेरा भाई मुझसे लड़कर गया है। और ये सब क्यों हो रहा है मैं बताऊं? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से। तुम क्यों मेरी जिंदगी को अजाब बना रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? वो जैसे फट पड़ी थी। उमर ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था, नरमी से, और फिर अपने बेड के साइड टेबल की तरफ गया था। मोबाइल का जैकेट खोला, सिम निकाली और उसकी जगह अपने दराज से एक दूसरी सिम डाल दी। जैकेट बंद किया, उन्हीं छोटे कदमों से चलता उसके करीब आया। उसके भींचे हुए होंठों और तने हुए तासरात की परवाह किए बगैर उसके एक हाथ ऊपर किया, मोबाइल उसकी हथेली पे रखा और अपने हाथ से उसकी मुट्ठी बंद कर दी। उसकी सुर्ख आंखों में देखा और कहना शुरू किया, बस इतना, बस इतना करना था आपने। अब कोई लोग आपको तंग नहीं करेंगे, कोई आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेगा, कोई मॉर्निंग शो आपकी कहानी नहीं बेचेगा। अपने लिए आपने खुद खड़ा होना होता है। टॉक्सिक लोगों को इग्नोर नहीं करते, उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट करते हैं। हाले, ये सब ऐसे लोग होते हैं जो सांस की नाली में फंस जाने वाला निवाला होते हैं। पानी पी के उस निवाले को पेट की दोजख में भेज दें, वरना ये रुकता हुआ सांस हमेशा के लिए रुक जाएगा। ये जो लोग आपको कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, ये आपके साथ मुखलिस नहीं दिखा रहे। उनको आपका जवाल देखना है। उनको महराज सुल्तान के बच्चों को टूटते हुए देखना है। ये वो लोग हैं जो आपको रुला कर आपको दिलासा देना चाहते हैं, आप पे रहम खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है महराज सुल्तान के बच्चों की कमज़ोरी। ये आपके सगे नहीं हैं, ये फंसा हुआ निवाला है। पानी पिएं और इन्हें निगल लें। उनकी कड़वी कसेली बातें, उनके तरहम भरे जुमले, उनकी मानी खेज मुस्कुराहट, तंजिया जुमले सब निगल लें। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बन जाएं। ये लोग मेरी वजह से नहीं आए, उनको आना था, आज नहीं तो कल। उन्होंने सवाल करने थे। गलती उनकी नहीं है, आपकी है। आपने खुद को तैयार करना था जैसे कि मैं तैयार हूँ। हाले ने ताज्जुब से उसको देखा था। मैं तैयार हूँ हाले, क्योंकि अब सब लोग मुझसे पूछेंगे कि जब मैंने आपको अगवा किया है तो क्या पता मैं आपके बाप के कत्ल में भी शामिल हूँ। सवाल मुझसे भी होंगे, लेकिन मैं लोगों के मुंह बंद करना जानता हूँ। आप भी जान लें, लोगों को अपनी कमज़ोरी बता रही हैं तो उनकी कमज़ोरी अपनी नज़र में रखें। आपका भाई, आपकी अम्मा, वो आपके ख़ानदान हैं, कभी न कभी जुड़ जाएंगे। इसी वक्त आप अपनी फ़िक्र करें, खुद को संभालें। वो नरमी से कह रहा था, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें कभी भी उसके लिए दिल से माफ़ नहीं करूँगी उमर। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। मेरा दिल चाहता है मैं वक़्त में पीछे जाऊँ, वहाँ उस रात उस सड़क पे तुम्हें मरने दूँ। वो हिज़यानी सी हो गई। आस-पास मतलाशी नज़रों से देखती, वो उसके ड्रेसिंग टेबल के करीब रुकी थी। दिल करता है तुम्हें भी वही तकलीफ़ दूँ जिससे मैं गुज़र रही हूँ। अब उसने ड्रेसिंग से परफ्यूम की एक शीशी उठाई थी और पूरी ताकत से ज़मीन पे दे मारी थी। काश मैंने आखिरी वक़्त पे बाबा के साथ वादा ना किया होता। काश मैंने उनसे तुम्हारे साथ रहने का वादा ना किया होता। 2 शीशियाँ और उठाकर नीचे फेंकी थीं। उमर लब भींचे खामोशी से उसको देखता रहा। हलक में फंसा हुआ निवाला वो लोग नहीं, तुम हो उमर, तुम। काश तुम कभी मेरी ज़िंदगी में ना आए होते। काश तुम कभी बाबा से ना मिले होते। काश मैंने उस दिन तुमसे निकाह ना किया होता। वो बोलती जाती और ड्रेसिंग पे पड़ा सामान ज़मीन पे फेंकती जाती। तुम कहते हो मेरा ख़ानदान जुड़ जाएगा। उसने एक और शीशी उठाई थी। उमर का सांस हटक गया। वो फौरन तेज़ी से उसको पुकार उठा था, उसे मत फेंकिएगा, ये मुझे मेरी माँ ने दिया है, प्लीज़। इससे पहले वो उस शीशे को फेंकती, उसका हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। वो चंद लम्हे सख्त नज़रों से उसको देखती रही, कदम बढ़ाए, उसके करीब आकर रुकी, उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी पूरी कुव्वत से उस शीशी को उमर के पैरों के करीब ज़मीन पे दे मारा। शीशी किरची-किरची हो गई थी। कुछ कांच हाले के पैरों पे लगा था, कुछ उमर के। कमरे में यकदम खुशबू से फैल गई। पहले वाले सारे परफ्यूम्स की खुशबू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। सारा कमरा मुअत्तर हो गया। उमर का दिल उस शीशी के साथ ही टूटा था। मेरा खानदान इस तरह टूट गया है जैसे ये शीशी। तुमने इसको नहीं जोड़ सकते ना? क्योंकि अगर जोड़ोगे तो हाथ जख्मी होंगे, लेकिन हाथ में कुछ आएगा नहीं।
इस तरह मैं अपना खानदान जोड़ूंगी तो मेरी रूह जख्मी होगी लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। वो गुलाबी होती आंखों से कह रही थी। उसके लहजे में दुख था, तकलीफ थी। ये खुशबू महसूस कर रहे हो ना? मेरे और मेरे खानदान के दरमियान बदगुमानी भी इसी खुशबू की तरह फैल गई है। क्या तुम इस खुशबू को फैलने से रोक सकते हो? नहीं ना। इसी तरह मैं बदगुमानी को फैलने से नहीं रोक सकती। अपनी महबूब चीज़ों को खोने का गम तुम भी महसूस करो उमर। तुम्हें भी पता चले खानदान क्या है, वो टूटे तो तकलीफ कैसी होती है। वो तनफ़्फ़ुर से कह रही थी। आंसू उबल-उबल कर बाहर निकल रहे थे। वो उसके बोलने की परवाह किए बगैर नीचे बैठ गया था। हाले के पैर की ऊपर वाली जिल्द पे 1-2 शीशे के टुकड़े लगे थे। उसने एक टुकड़ा निकालना चाहा। हाले ने अपना पैर खींचना चाहा। उमर हयात ने गिरफ्त सख्त कर दी। छोड़ो मुझे। वो हो रही थी। मुझे तकलीफ देकर मरहम रखोगे तो क्या मेरा दिल तुमसे साफ हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा उमर। वो जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी। साथ एक बार फिर पैर परे करना चाहा। खामोशी से खड़ी रहें वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसने बैठे बैठे धमकी दी थी। एक टुकड़ा निकला था, उसके साथ जरा सा खून निकला था। मैंने तुम्हें खून दिया था, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? वो मखमूम से कहे जा रही थी। वो अब भी झुका हुआ उसके पैर से शीशे का आखिरी टुकड़ा निकाल रहा था। इस बार ज्यादा खून निकला था। हालांकि लबों से बेख्तियार की आवाज निकली थी। वो उठ खड़ा हुआ था। हालांकि ऐन सामने उसकी आंखें सपाट थीं। मेरी अम्मा और मेरे दरमियान बहुत फासले हैं। वो ठहर ठहर कर लफ्ज जोड़ जोड़ कर बोल रहा था। ऐसे ऐसे फासले जिन्हें हम जाकर भी खत्म नहीं कर सकते। हम दोनों को जोड़ने के लिए एक आदमी था और चंद चीजें। वो रुका था, फिर बोलना शुरू किया। आदमी मर गया। मैंने उसको मारने वालों के साथ क्या किया आज आप देख चुकी होंगी। मैं चीजें तोड़ने वालों के साथ क्या करूंगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी इस हरकत ने मेरा दिमाग बुरी तरह घुमा दिया है। इससे पहले कि मैं आपको कोई सख्त लफ्ज कहूँ, यहाँ से चली जाएं। वो चबा चबा कर सरद सी सरगोशी में कह रहा था। हाले को पहली दफा उसे खौफ महसूस हुआ, लेकिन बज़ाहिर गर्दन अकड़ाए रखी। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। धमकियां उन्हें देना जिनको तुमसे खौफ आता हो। वो लठ मार अंदाज में बोली थी। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। नहीं, आप नहीं डरती। मैं डरता हूँ अपने कहर से, अपने उल्टे दिमाग से डरता हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे उस वक्त तक बता चुका होता कि मेरी महबूब चीज़ें तोड़ने का अंजाम क्या होता है। असल में मसला ही यही है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा इस वक्त यहाँ से जाएं। और हाँ, बात अगर खून देने की है तो कभी किसी ज़माने किसी वक्त में मैंने भी आपको खून दिया है। कब, कहाँ, क्यों, ये पता लगा लें। उसने हाले का हाथ पकड़ा था। उसके लम्स में सख्ती नहीं थी। आगे जाकर उसको दरवाजे के बाहर किया। अब कम से कम सुबह तक मेरे सामने मत आइएगा, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। कहकर दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। हाले पैर पटक कर रह गई। उसके कान तक सुर्ख हो गए थे। दूर कहीं उसका दिल उसे मलामत कर रहा था, जिसको उसने थपक कर सुला दिया था। अंदर उमर उसी कांच लगे पैर के साथ नीचे बैठा शीशे के टुकड़े उठाने लगा। उसके बाद मोबाइल के पुर्जे जोड़ने लगा। अगर इस लड़की का चेहरा मेरी माँ से ना मिलता होता तो देख लेता मैं इसे। वो बड़बड़ा कर अपने काम में मसरूफ हो गया था। तो इसी पॉइंट पे आज की स्टोरी को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।